हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में गणित के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये किसी न किसी फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस 20 प्रश्न को अगर अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रूट 2 है 1। यहाँ पे आपको बताना है कि रूट 2 कौन सी संख्या है। तो जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे रूट 2 है और रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा। तो यहाँ पे रूट 2 कौन सी संख्या होगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न और लेते हैं यहाँ पे रूट 4। अगर रूट 4 को पूछे कि ये कौन सी संख्या है तो इसमें भी देखिए रूट है, लेकिन यहाँ पे देखिए रूट 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो इसमें से अब रूट हट चुका है। 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट 4 कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। और 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 होते हैं। और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3 होते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसमें से आपको बताना है कि कौन त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो हम आपको बता चुके हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये प्रश्न भी 2011 में पूछा गया है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो x² में गुणा करता है उसे a कहते हैं और जो केवल x में गुणा करता है उसे b कहते हैं और जिसमें x नहीं रहता है उसे c कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है वो अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो हम यहाँ पे गिनती की संख्या लिख देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट और भी होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 1 होता है न ही ये अभाज्य संख्या होता है न ही ये भाज्य संख्या होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो 2 होता है ये एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा वो अभाज्य होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो 3 है ये भी एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य हो जाएगा। और यहाँ पे 4 देखिए 1 से कटेगा, फिर 2
से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये एक और खुद के सिवा यहाँ पे 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि 3 + 2√5 एक संख्या है, और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है। तो जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे √5 है और √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे 3 + 2√5 कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है 3 + 3√4, इसे पूछेगा कि ये कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे देखिए √4 है और √4 का वर्गमूल निकलता है, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 3 + 3 और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ से रूट हट चुका है, तो इसे अब आप लोग गुणा करा लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए, तो 3 दूना 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 3√4 कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसमें रूट रह जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये दोनों प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद px x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। और ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया गया है और इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो बस यहाँ पे आपको c का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो आपका यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा। तो c और a का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, तो a का मान 1 निकल गया। और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, 7 गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे 7 हो गया। और c का मान यहाँ पे देखिए, जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है। तो यहाँ पे c का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब बस यहाँ पे आपको c का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो c का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 10/1 का अर्थ क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद x² - 2x + 5 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। और ये भी प्रश्न 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है, यहाँ पे a का मान रख देना है। तो b और a का मान आएगा कहाँ से, तो इस द्विघात बहुपद से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, तो a का मान 1 निकल गया। और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, -2 गुणा कर रहा है। तो b का मान यहाँ पे -2 है। और जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है। तो c का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। और b का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर में +2 और बट्टा के नीचे 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे देखिए 2/1 का अर्थ क्या हुआ, 2 ही हुआ। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा सी होता है। तो बस यहाँ पे आपको बी का मान रख देना है और यहाँ पे सी का मान रख देना है। तो बी और सी का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे एक होता है और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी का मान होता है। तो बी का मान यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं -3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। और जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है, तो c का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे आपको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और b का भी मान यहाँ पे देखिए -3 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे -3। और c का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा को वैसे ही उतार देंगे, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ऊपर में 3 और बट्टा के नीचे यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना निकल गया, तो 3 बटा 5 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। और ये प्रश्न 2011 में, 2012 में और 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको AP का 10वां पद निकालना है और 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो कई बार आपको बता चुके हैं कि एक कम करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस क्या होगा, यहाँ पे 9d होगा। तो बस यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको d का मान रख देना है। तो a क्या होता है, AP का प्रथम पद यानी पहला पद होता है। तो AP का पहला पद क्या है, 2 है, तो यहाँ पे a का मान 2 निकल गया। और d क्या होता है, तो सार्वअंतर होता है। और सार्वअंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो आपको क्या करना है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। माइनस है तो माइनस, और पहला पद कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए d बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे a का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। और d का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। बस इसमें आपको रख देना है, a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस। अब ये दोनों गुणा में होता है तो 9 गुणे। अब यहाँ पे देखिए d का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस, इसे गुणा कर लेंगे, 9 पच्चे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इसे जोड़ दीजिए, 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 47 हो जाएगा। और 47 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10वां पद हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि AP के प्रथम पद a तथा सार्वअंतर 3 हो तो AP के 3 पद होंगे। और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे AP का प्रथम पद 2 दिया गया है और प्रथम पद को a से सूचित करते हैं, यानी a का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है और सार्वअंतर 3 दिया हुआ है, यानी सार्वअंतर को हम d से सूचित करते हैं। और d का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, 3 दिया है। तो बोल रहा है कि AP के प्रथम यहाँ पे 3 पद लिखना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम 3 पद का फॉर्मूला, पहला पद क्या होता है, a होता है। और दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d होता है। और यहाँ पे तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस यहाँ पे 2d होता है। तो बस यहाँ पे आपको a का मान रख दीजिएगा, तो यहाँ पे प्रथम पद निकल जाएगा। यहाँ पे a और d का मान रख
रख दीजिएगा तो दूसरा पद निकल जाएगा, और यहाँ पे भी ए और डी का मान रख दीजिएगा तो यहाँ पे तीसरा पद निकल जाएगा। तो ए का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो प्रथम पद हमारा 2 निकल गया। अब यहाँ पे ए प्लस डी का मान रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ए का मान 2 है, प्लस है तो प्लस, और डी का मान 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए ए का मान फिर 2 है तो 2 और प्लस 2 गुणे, और डी का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ पे देखिए 2 कोमा, यहाँ पे देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसे गुणा कर लीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी एपी के प्रथम 3 पद कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2, 5 और 8, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार व अंतर होगा, और ये भी प्रश्न 2016 में पूछा गया है, और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और इसे हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको सार व अंतर निकालना है, तो सार व अंतर को डी से सूचित करते हैं, और डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे दूसरा पद लिख देना है। तो दूसरा पद 10 है तो यहाँ पे लिख देंगे 10, माइनस है तो माइनस, और पहला पद कितना है 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। नहीं, सार व अंतर कितना निकल गया 6 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप लोग जल्दी से बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए सार व अंतर कैसे निकलता है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरा पद 10 है, 10 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो हमारा सार व अंतर यहाँ पे 6 निकल जाएगा। तो परीक्षा में आप लोग ऐसे बनाइएगा। हम तो यहाँ पे समझाने के लिए इतना डीप में बताते हैं, जब आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग ऐसे ही बहुत ही तेजी से आप लोग बना पाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि यदि L समानांतर M हो तो D का मान होगा, और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे एक L रेखा है और यहाँ पे एक M रेखा है, और ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर रेखाएं हैं, और इनको कोई तिर्यक रेखा यहाँ पे काट रहा है। तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको डी का मान निकालना है। तो डी का मान कैसे निकलेगा, तो इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, और हमारा यहाँ पे डी का भी मान निकल जाएगा। तो हम दोनों कोणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पहला कोण दिया हुआ है 3D प्लस 50 डिग्री, और दूसरा कोण कितना दिया हुआ है तो 2D प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 2D प्लस 20 डिग्री। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे डी वाले को डी वाले के साथ जोड़ दीजिए, तो 3D और प्लस 2D कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5D हो जाएगा। और यहाँ पे डिग्री वाले को डिग्री के साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 50 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा। और बराबर के उधर 180 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपको डी का मान निकालना है, तो 70 डिग्री को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो इधर प्लस 70 डिग्री है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। अब इधर हमारा बच जाएगा 5D बराबर उधर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और यहाँ पे प्लस 70 डिग्री है बराबर की इधर आ जाएगा तो ये माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5D बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटाएंगे तो 110 डिग्री बचेगा। अब यहाँ पे आपको D का मान निकालना है, तो 5 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो 5 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो 110 डिग्री बट्टा 5। अब इसे हम 5 से कटा देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी डी का मान कितना निकल गया हमारा 22 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर।
13 नंबर प्रश्न है कि दी गई आकृति में यदि DE समानांतर BC तब EC बराबर क्या। यहाँ पे आपको EC का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। और यहाँ पे देखिए DE समानांतर BC है, तो जब किसी त्रिभुज में DE समानांतर BC होता है तो क्या होता है कि जो भुजाएं होती हैं वो अनुपातिक हो जाती हैं दोनों तरफ की। तो यहाँ पे हम भुजाओं को अनुपातिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए AD, यहाँ पे लिख देंगे AD और बट्टा क्या लिख देंगे, यहाँ पे DB लिख देंगे और बराबर इधर से लिखेंगे AE बट्टा EC। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AE और बटा यहाँ पे हम लिख देंगे EC। अब यहाँ पे देखिए AD का मान रख दीजिए, यहाँ पे DB का मान रख दीजिए। तो AD का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और DB का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बराबर है। तो बराबर AE का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और EC का मान नहीं पता है, इसे निकालना है तो इसे वैसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपको तिरछा तिरछी गुणा कराना है, तो 2 में EC से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे EC और बराबर की इधर हो जाएगा 3 पचे 15। अब यहाँ पे देखिए आपको EC का मान निकालना है, तो 2 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो ये इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा। तो EC बराबर हो जाएगा 15 बट्टा 2 और 2 से 15 कितना बार में कटेगा, तो 7.5 बार में कटेगा। तो EC का मान कितना निकल गया 7 बट्टा 5 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक है और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0 होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि x अक्ष को क्या कहते हैं, तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं, तो y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 की बीच की दूरी होगी। और ये प्रश्न 2011 में और 2013 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 2 बिंदु दिया गया है और इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी आपको निकालना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो √x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होता है y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर होता है। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे नोट करके याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको x2 का मान रखना है, यहाँ पे x1 का मान रखना है, यहाँ पे y2 का मान रखना है, यहाँ पे y1 का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला बिंदु है तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x1 होगा और दूसरा वाला y1 होगा। और ये दूसरा वाला बिंदु है तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x2 होगा और दूसरा वाला यहाँ पे y2 होगा। बस यहाँ पे आपको रख देना है। तो x2 का मान कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, माइनस है तो माइनस। x1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। y2 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और माइनस है तो माइनस। और y1 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब इसे घटा दीजिए, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा और यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और प्लस यहाँ पे देखिए -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज़ 2 बार गुणा होगा तो यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो 8 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो यहाँ पे देखिए 2 से ये 4 बार में कटेगा और फिर 2 से 4 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 यहाँ पे 3 बार आया है तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है तो 1 2 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा रूट से, और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो हमारा बीच की दूरी कितना निकल गया 2√2 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
16 नंबर प्रश्न है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का किसके बराबर होगा, यहाँ पे आपको बताना है। और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये 1 के बराबर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपको पूरा बनाना है तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इंटू का अर्थ क्या होता है गुणा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, अब यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे सब कट गया, तो सब क्या कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि 1 3 0 और फिर यहाँ पे 3 1 3 का बहुलक है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसका बहुलक क्या होगा, और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है आंकड़ों में वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 3 आया है, तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सेक थीटा बराबर क्या। और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा, और थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे सेक है तो सेक, और थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आपको टेबल याद होना चाहिए। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 बराबर क्या होगा। और ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। तो पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है, और पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, और दशमलव में कितना होता है, तो 3.14 होता है। लेकिन यहाँ पे डिग्री वाला मान लेना है, तो पाई का मान डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ 180 डिग्री लिख देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए साइन पाई के जगह पर हम 180 डिग्री लिख देंगे, बटा के नीचे 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस, फिर पाई के जगह पे 180 डिग्री और बटा 4। अब इसे कटा दीजिए, यहाँ पे 4 चौका 16 और 4 पचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, नहीं 45 बार में कट जाएगा, ये भी 45 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री बच गया, माइनस यहाँ पे भी कॉस 45 डिग्री बच गया। अब यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का आपको मान पता होना चाहिए। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, माइनस है तो माइनस, और cos 45 डिग्री के भी मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। अब यहाँ पे देखिए 1/√2 में से 1/√2 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 होगा। जैसे 1 में से 1 घटता है वो 0 होता है, उसी तरह 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु से P 3,4 की दूरी है। और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको एक बिंदु दिया हुआ है P और इसका निर्देशांक 3,4 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इस बिंदु की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y² होता है। इसे आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो यहाँ पे बस आपको x का मान रख देना है, यहाँ पे y का मान रख देना है। तो इसमें जो पहला वाला होगा ये x का मान होगा और दूसरा वाला y का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस, और y का मान कितना है, -4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर है। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस है तो प्लस,
यहाँ पे -4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 और 16 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो मूल बिंदु से दूरी कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।